Hello everyone, this is GRV Online Nursing Coaching Portal. So today we are going to discuss about the community health nursing, and the chapter of discussion is epidemiology of diseases. So in the last classes we have discussed about the 3 communicable diseases. ठीक है, अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक नई डिजीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसमें क्या डिस्कस करना है, अबाउट द एपिडेमियोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट डिजीज. ठीक है, कि वो जो डिजीज है वो किस तरीके से फैल रही है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है और कौन सा होस्ट है उसमें. सो टुडे द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस. So first of all we should have to know the meaning of the word. ठीक है, जो वर्ड हेपेटिक है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे लीवर को. क्लियर. और जो वर्ड आइटिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लामेशन को. क्लियर. तो इस नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है कि हेपेटाइटिस क्या है, इट इज द वायरल इन्फेक्शन दैट लीड्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर. जिसमें क्या होगा कि जो हमारा लीवर है उसकी इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर. तो हेपेटाइटिस की अगर जनरल इंट्रोडक्शन, हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, हेपेटाइटिस इज डिफाइंड as the viral infection which causes inflammation of liver. Clear. Hepatitis में क्या है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर दैट मे कॉज बाय द वायरस. ठीक है, कोई भी जो वायरस है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाके, ब्लड स्ट्रीम में जाके किसको टारगेट बनाता है, मेन हमारे लीवर को. ठीक है, जिसकी वजह से लीवर की इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है. क्लियर. अब जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, उसके मेजर जो हम 2 पार्ट कंसीडर करते हैं, 2 टाइप्स कंसीडर करते हैं जो सबसे मेजर है. ठीक है, और वो टाइप्स हमारी कौन सी हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी और भी टाइप्स, 4 टाइप्स होती हैं. ठीक है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ई. क्लियर. बट जो मेजर टाइप है हम वो किसको कंसीडर करते हैं, हेपेटाइटिस ए को और हेपेटाइटिस बी को. क्लियर. जो हमारी हेपेटाइटिस बी और सी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती हैं, और जो हमारी हेपेटाइटिस ए और ई है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर कंसीडर करते हैं. तो इसीलिए हेपेटाइटिस की अगर टाइप्स की बात की जाए तो सबसे जो मेजर टाइप्स हैं इनकी, वो कौन सी हैं, हमारी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी. क्लियर. अब ये जो हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, वी विल डिस्कस इट बोथ साइमल्टेनियसली. अब जो हेपेटाइटिस ए है हमारी, ठीक है, ये कैसी होती है, हमारे इंटेरो वायरस से. ठीक है, इंटेरो वायरस से मतलब कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है हमारा, वो हमारे इंटेरिक फील्ड में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा. ठीक है, अगर हम कंटामिनेटेड फूड लेते हैं या कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगी, ठीक है, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होगी लीवर की, उसको किसका नाम दिया गया है, हेपेटाइटिस ए का. क्लियर. अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें, तो हेपेटाइटिस बी का क्या है, सीरम सिकनेस. ठीक है, सीरम सिकनेस मतलब जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं. क्लियर. हमारे बॉडी के फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग जो इन्फेक्शन चलती है वो हमारी कौन सी होगी, हेपेटाइटिस बी. ठीक है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू इसका जो वायरस है, ठीक है, वो स्प्रेड करेगा. ठीक है. अब बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या आएगा, हमारी डिजीज कंडीशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर होंगे. ठीक है, वो कवर होंगे कौन कौन से एस्पेक्ट, कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, होस्ट कौन सा है, और जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है. क्लियर. नेक्स्ट आ गया हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. क्लियर. अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या है, मेजर हमारी 3
चीजों को क्लैरिफाई किया जाता है। एजेंट जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा, होस्ट हु इज मोर ससेप्टेबल टू दैट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इन्वायरमेंट। क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया कि हेपेटाइटिस है, ठीक है, वायरस की वजह से हो रहा है, तो उस वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस वायरस ही इसको बोलते हैं, ठीक है। अब वो हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है। क्लियर। मतलब इसकी हर एक टाइप के अकॉर्डिंग जो वायरस है वो अलग जाएगा। अगर हेपेटाइटिस ए है तो उसके लिए हेपेटाइटिस ए वायरस होगा, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी कॉज हो रही है सीरम सिकनेस तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी वायरस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं होस्ट की, ठीक है। तो होस्ट कौन सा हो सकता है, हमारे बोथ जेंडर्स, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। क्लियर। बट मोस्टली रिस्क किसको होता है, नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन को, ठीक है, जिसने इसकी वैक्सीन ना ली हो। नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन, जो वैक्सीन है हमारी हेपेटाइटिस की वो कंबाइन में आती है ए और बी के। क्लियर। कंबाइन वैक्सीन मिलती है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस की। क्लियर। जो हम 0 to 6 मंथ में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, इन्वायरमेंट, ठीक है, कि कौन से इन्वायरमेंट में जो हेपेटाइटिस वायरस है वो ज्यादा एक्टिव होगा। क्लियर। अगर इसकी एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा इन्वायरमेंट आएगा हमारा, इम्प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस कब होगा, अगर इम्प्रॉपर सैनिटेशन है, हम अनहाइजीनिक जो फूड है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अनहाइजीनिक फूड, ठीक है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड फूड मटेरियल है, ठीक है। बट अगर वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में हुआ है तो वो भी क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है हेपेटाइटिस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड फ्लूइड, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ब्लड है चाहे लिम्फ फ्लूइड है, कोई भी हमारी बॉडी के सेक्रीशन जो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस से, अगर उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी क्या कॉज हो सकता है, हेपेटाइटिस। क्लियर। तो हमारे हेपेटाइटिस का जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है वो कौन सा है, एजेंट, ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस वायरस आएगा ए बी और सी, ठीक है। होस्ट क्या है, बोथ जेंडर्स आर ससेप्टेबल एंड मोस्ट जो पोटेंशियल कैरी करते हैं वो कौन से होंगे, नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन। नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कब आएगा कि अगर इम्प्रॉपर सैनिटेशन है, अनहाइजीनिक फूड कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इन्फेक्टेड फूड ले रहे हैं, तो वो किसमें आएगा, हमारा इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेपेटाइटिस ए वायरस की। नेक्स्ट क्या आया हमारा, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो फर्स्टली हम क्या कंसीडर करेंगे कि दोनों का नाम, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की, तो इसको जेन्युइनली इन्फेक्शियस डिजीज का नाम दिया जाता है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज का नाम क्यों दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसकी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस वायरस की, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस की। सेकंड क्या है कि ये मेनली कैसे होगा, थ्रू द हमारे एलिमेंट्री ट्रैक है, ठीक है, थ्रू ओरल रूट, कि अगर हम कंटामिनेटेड अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं या फिर प्रॉपर सैनिटेशन यूज नहीं कर रहे, अनवॉश्ड हैंड से ऐसे ही खाना खा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके इन्फेक्शन कोज करेगा, जो धीरे से बाद में क्या करेगी, हमारे लीवर को अफेक्ट करेगी और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, ठीक है। हेपेटाइटिस ई में जो हमारी ब्लड इन्फेक्शन है वो टेम्पररी टाइम में होगी, ठीक है। टेम्पररी टाइम के लिए कब होगी, तब जब वायरस हमारे ब्लड में एंटर करके अपने लीवर तक जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, सिर्फ तब तक इन्फेक्शन रहती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, क्यों, क्योंकि फिको ओरल रूट के थ्रू ये हमारे लीवर में जाएगा,
क्लियर। नेक्स्ट आ गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को नाम दिया गया है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस, सीरम का मतलब क्या है? फ्लूइड्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, लिम्फ फ्लूइड है, ठीक है, या कोई और सिक्रीशन है बॉडी की, तो वो किस में आएगा? हमारा हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस बी में मेनली क्या होता है कि जब तक इन्फेक्टेड पर्सन का जो बॉडी फ्लूइड है, जो बॉडी में इसके सीरम्स हैं, वो किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए, ठीक है। कांटेक्ट में कैसे आएंगे? अगर किसी के हाथ पे कट लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज हो गया, ठीक है, या फिर मदर को हेपेटाइटिस है और वो बेबी को ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इन कंडीशंस में ही हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है? ट्रांसफर होगा। क्लियर। इसलिए इसको किसका नाम दिया गया है? सीरम सिकनेस का। नेक्स्ट आ गया हमारा कि इसके जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, ठीक है, इसके लिए एजेंट कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हेपेटाइटिस बी ए वायरस, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वही क्या कॉज करेगा? हेपेटाइटिस ए। तो सिमिलरली जो हेपेटाइटिस बी का हमारा कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, वो कौन सा होगा? हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर। नेक्स्ट मूव होते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड पे, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मैंने आपको क्या बताया था कि द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्वेजन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द बॉडी टिल द प्रेजेंस और टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंक्यूबेशन पीरियड। अब जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस का, वो जाएगा हमारा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, वो कितना जाएगा हमारा? 10 to 50 डेज, ठीक है। 10 to 50 डेज में इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेपेटाइटिस बी की। जो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा, वो मतलब प्रोलॉन्ग वे में जाएगा, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन जाती है इसकी 50 to 180 डेज, 50 to 180 डेज। क्लियर। अब इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस ए का कितना है? 10 to 50 डेज, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड हमारी हेपेटाइटिस बी का कितना होगा? 50 to 180 डेज। अब इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? सीरम सिकनेस है, ठीक है। जब तक कोई जो फ्लूइड है हमारी बॉडी के फ्लूइड से मिक्सअप नहीं होगा, ब्लड की फ्लो में नहीं जाएगा, तब तक जो इसका वायरस है वो स्प्रेड नहीं हो सकता। क्लियर। इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो कितना जाएगा? 50 to 180 डेज। अब आता है हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि रूट ऑफ इन्फेक्शन जो जाता है हमारा हेपेटाइटिस ए का, वो कौन सा रूट होगा? ओरल रूट, ठीक है, कि जब हम कंटामिनेटेड चीजों को इंजेस्ट करते हैं या इम्प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होगा कि हमारे ओरल रूट के थ्रू जाके हमारी बॉडी को इन्वेड करता है। क्लियर। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारा, वो क्या है? फीको ओरल रूट, अनहाइजीनिक फूड, इम्प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर सैनिटेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हैंड वॉश नहीं कर रहे हो, ठीक है, पूरी क्लीनिनेस जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे, तो वो हमारा किस में आएगा? इम्प्रॉपर सैनिटेशन में। जो डिस्पोज ऑफ है हमारे एक्सक्रीटा का, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, ठीक है, तो वो सारा किस में आएगा? हमारा इम्प्रॉपर सैनिटेशन में। नेक्स्ट, जो हमारे हेपेटाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो 2 टाइप्स में जाता है, ठीक है। अब वो 2 टाइप्स हमारी कौन सी होंगी? एक हमारी जाती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक हमारी जाती है वर्टिकल। क्लियर। अब वर्टिकल में मैंने क्या बताया था आपको एक बार कि ये जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, वो कब स्प्रेड होगा? जब जो सीरम है वो कांटेक्ट में आएगा दूसरे पर्सन के सीरम के। क्लियर। और एक रीजन मैंने क्या बताया था कि जब मदर इन्फेक्टेड हो तो वह बेबी को ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है।
जब हेपेटाइटिस वायरस मदर टू बेबी ट्रांसफर होगा, फीटस ट्रांसफर होगा, उसको किसका नाम दिया जाता है? वर्टिकल का। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या आएगा? फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल कब आएगा? कि अगर पेरेंट्रल इन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, पेरेंट्रल, द वर्ड जो हमारा पेरेंट्रल है, ठीक है, वो किसको स्टैंड करेगा? कि जो हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। पैरा का मतलब क्या है? अपार्ट, ठीक है, या बिसाइड्स। ठीक है, एंट्रल का वर्ड क्या है? इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन्स को छोड़ के और जिस भी रूट में हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं वो किस में आएंगे? हमारे पेरेंट्रल में। जैसे इन्फ्यूजन है, हमारे इंजेक्शन हैं। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? पेरेंट्रल इन्फ्यूजन। ठीक है, कि आप आईवी इंजेक्शन दे रहे हो, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसी का हमने यूज की हुई है नीडल। ठीक है, आईएम इंजेक्शन आ सकता है इसमें। मेन क्या आता है? हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड और प्लाज्मा है वो हेल्दी पर्सन को या किसी और पर्सन को हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड ले लिया जाता है, ठीक है, तब उसके अगर सारे टेस्ट भी करें तो वो अगर हेपेटाइटिस का टेस्ट है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि वही जो पर्सन है अगर वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में टेस्ट करवाए, ठीक है, या बाद में जब उसका दोबारा टेस्ट हो तो वो पॉजिटिव शो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा वो प्रोलॉन्ग जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में उस इन्फेक्शन का जो डायग्नोज है वो पहले क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसी वजह से गलती से अगर उसी पर्सन का जो ब्लड है वो किसी और पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाए तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। क्लियर? तो ये किस में आएगा? हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हेपेटाइटिस बी के हैं वो किसमें क्लासिफाई होंगे? हमारे दो टाइप्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो किस में जाएगा? आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। और जो हमारा वर्टिकल है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफर होगा? फ्रॉम मदर टू फीटस। क्लियर? अब ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये मेनली किसको अटैक करेगा? ह्यूमन इम्यून सिस्टम को। ठीक है, ये क्या करता है? धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर देगा कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, WBC सेल्स हैं, वो अपनी जो पावर है, जो स्ट्रेटेजी है उनकी इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो टारगेट पॉइंट बनता है वो क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। और ये क्या है? सिस्टमिक इन्फेक्शन है, क्योंकि अब सीरम में जाएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि ब्लड सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर सिस्टम को ही सप्लाई होता है। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी हमारे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा। तो अगर सीरम सिकनेस है, ठीक है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड में जाके मिक्स होगा तो वो जहां जहां भी सर्कुलेट होगा जिस सिस्टम को, वो हर एक सिस्टम हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आ गया कि इसके जो कॉमन साइन एंड सिम्टम है हेपेटाइटिस ए वायरस के वो कौन से होंगे। अगर कॉमन साइन एंड सिम्टम की बात करें, अब मैंने क्या बताया कि अनहाइजीनिक फूड कंडीशंस की वजह से, इम्प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से ये हेपेटाइटिस ए कोज हो रहा है। क्लियर? अब ये इंटेरो वायरस जा रहा है, ठीक है, जो हमारे एंट्रिक सिस्टम में जाके उसको अफेक्ट करेगा। तो जो इसके मेजर साइन एंड सिम्टम होंगे वो किसके रिलेटेड होंगे? हमारे इंटेस्टाइन के रिलेटेड आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया हमारा? फीवर, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, ठीक है, मलेज, ये हमारे क्या जाएंगे? कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के। और हेपेटाइटिस बी में क्या होगा कि जो माइनर इन्फेक्शंस है हमारी बॉडी इसको भी कॉप अप करने में डिलेड रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो हेपेटाइटिस बी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर चुका है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल की। अगर हमने हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करना है तो इसकी प्रिवेंशन का क्या रीजन है? हमारी वैक्सीनेशन। ठीक है, कि थ्रू द वैक्सीनेशन
हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो वैक्सीनेशन है हमारी वो कंबाइन में आएगी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की, ठीक है। इसी इम्यूनाइजेशन को, इसी वैक्सीनेशन को अचीव करके हम हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी कंट्रोल की बात है तो कैसे करेंगे कि अगर किसी भी हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट के साथ डील करना है तो हमेशा में जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको वियर करके फिर ही डील करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उनके जो सीरम कॉन्टैक्टों से बच सकें, ठीक है। अगर उनके मतलब वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, उनके जो बायोमेडिकल वेस्ट हमारा राइज हुआ है उनकी मैनेजमेंट सेग्रीगेशन करनी है तो वो भी हमें पूरे ध्यान से करनी चाहिए ताकि नीडल स्टिक इंजरी ना हो, ठीक है। क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी से भी क्या होगा कि जो उनका इन्फेक्टेड मटेरियल है, सीरम है, वो कहाँ पे जाएगा, हमारे सीरम के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो रिस्क जो है, जो पोटेंशियलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? So this is all about the hepatitis. Now let's move to the diarrheal diseases, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आएगी हमारी डायरिया। तो डायरियल कंडीशन में भी क्या आता है, मेजरली हमारी दो कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। डायरिया आ जाता है और कोलरा आ जाता है, ठीक है। कोलरा में भी जो साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे वो समवट सिमिलर होते हैं हमारे डायरिया में, ठीक है। बट कोलरा में क्या है कि ये कौन सी डिजीज आती है, हमारी वाटरबोर्न डिजीज आएगी। सो द नेक्स्ट कंडीशन टू बी डिस्कस्ड इज डायरिया। सेकेंड वन डायरिया। अब डायरिया किस चीज का नाम है कि अगर जो हमारे स्टूल्स हैं, राइट, लूज मोशंस हो जाएं, ठीक है, या वाटरी मोशंस आ रही हैं, ठीक है, मोर देन द फ्रीक्वेंटली, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स, ठीक है, या मोर देन 5 टाइम्स, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, डायरिया का, ठीक है। और इसका मेन फीचर क्या होगा कि जो स्टूल पास होगी, ठीक है, जो मोशंस पास होंगे वो क्या होंगे, लूज होंगे और वाटरी होंगे, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है हमारे डायरिया की, डायरिया is defined as affected condition of gastrointestinal system which is characterized by loose watery motions which occurs frequently more than the 4 to 5 times a day, ठीक है। अगर एक दिन में 4 to 5 टाइम्स जो है वो वाटरी मोशंस पास हो रही है, लूज मोशन पास हो रही है, तो वो क्या है हमारा डायरिया, ठीक है। और डायरिया के लिए पर्टिकुलर कोई एक जो वायरस या बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए उसमें शीरिया कोलाई की वजह से हो, ठीक है, या हो सकता है कि मतलब कोई और जो वायरस है वो इन्वॉल्व हो, रोटा वायरस इन्वॉल्व हो, ठीक है, शिगेला वायरस इन्वॉल्व हो। तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसकी कंडीशन को अफेक्ट कर सके। अब ये डायरिया किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड हमने फूड खा लिया, कंटामिनेटेड फूड खा लिया, ठीक है, या ये हो सकता है कंटामिनेटेड जो ड्रिंक्स है वो हमने कंज्यूम कर ली, ठीक है, या फिर अनवॉश्ड हैंड से हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी क्या होगा, अगर इम्प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो डायरिया है वो हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारा टाइप्स ऑफ डायरिया, ठीक है, कि कितने टाइप्स में ये डिवाइड होता है, टाइप। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो हमारी कौन सी आएगी, एक्यूट वाटरी डायरिया। एक्यूट वाटरी डायरिया, ठीक है। एक्यूट वाटरी डायरिया में क्या होगा
कि जो मोस्टली इमोशंस आएंगी वो कौन सी होंगी, वाटरी, ठीक है, कि जो हमारी हाइड्रेशन है, ठीक है, जो वाटर कंटेंट है वो सारा किसमें हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मोशंस में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या कॉज हो सकता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्योंकि अब अगर बॉडी से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है, जो वाटर का क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी टाइप कौन सी आएगी, एक्यूट ब्लडी डायरिया, ठीक है, ब्लडी डायरिया में क्या हो सकता है कि मतलब एक्यूट इन्फेक्शन हो गई हो अंदर, या जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो इरप्ट हो चुकी है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंजरी की वजह से क्या होगा कि जो हम डायरिया मोशंस पास होंगी उनके साथ साथ क्या होगा, ब्लड पास होगा, ठीक है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, एक्यूट ब्लडी डायरिया का, और इसे हम डाइजेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों होगा ये, ड्यू टू रप्चर ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है वो रप्चर कर चुकी है, या फिर जो इन्फेक्शन है वो अपने एक्यूट लेवल पे, क्रॉनिक लेवल पे स्प्रेड हो गई है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, जो हमारा थर्ड टाइप है वो कौन सा है, परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। अब जो वर्ड परसिस्टेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूएशन, ठीक है, परसिस्टेंट का क्या मतलब है कि जो चीज सिमिलर पेस पे, ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम पे रहे उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में क्या आएगा कि जो डायरिया की कंडीशन है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली रह रही है 14 to 15 डेज और मोर, ठीक है, अगर 14 से 15 दिन लगातार हमें लूज मोशंस रह रहे हैं, उससे ज्यादा दिन लूज मोशंस रह रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा परसिस्टेंट डायरिया में। नेक्स्ट आ गया हमारा डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, डायरिया विद माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन के साथ है, मतलब अगर मारास्मस है या क्वाशियोल की प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, ठीक है, उसको साथ में ही डायरिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, एक्यूट क्रॉनिक डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, और ये कंडीशन जो है वो फैटल भी हो सकती है। जो मेजरली जो डायरिया जाता है, डिहाइड्रेशन का केस जाएगा, वो नॉर्मली अगर मोस्ट कॉमन बात करें तो किसमें जाता है, हमारे इन्फेंट्स में, बच्चों में, ठीक है, बिलो द 5 years ऑफ एज। तो डायरिया विद सीवियर मालन्यूट्रिशन में क्या आएगा कि अगर मारास्मस क्वाशियोर के साथ हमारा डायरिया जो है वो प्रोग्रेस करेगा आगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, मल्टी ऑर्गन डैमेज, ठीक है, जिसमें क्या है, डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेलियर के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, सिस्टमिक इन्फेक्शन जाएगी, विटामिन और जो मिनरल्स है उनकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, और क्या होगा, हाइपोक्लीमिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है डायरिया की वजह से, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे कैल्शियम और जो हमारे पोटाशियम है वो ज़्यादा ही क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी से, और उनकी क्वांटिटी जो है, जो उनका नॉर्मल लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डायरिया, ठीक है। तो कोई भी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, एक पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है हमारे डायरिया के लिए, ठीक है, देयर आर न्यूमरस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द डायरिया, टू कॉज द डायरिया, ठीक है, वो कोई भी वायरस हो सकता है, हेलिकोबैक्टर हो सकता है, रोटा वायरस हो सकता है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट शिगेला हो सकता है, एस्टीरिया कोलाई हो सकता है, मतलब बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डायरिया को कॉज करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या है कि मेनली हमारी 3 कंडीशंस जो हैं, 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट कवर करेगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द फर्स्ट वन एजेंट, कॉजेटिव एजेंट, second one is host who is more susceptible, and then the environment, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं,
इन्वायरमेंट। क्लियर। अब बात करें अगर हमारे एजेंट की, ठीक है, तो कौन सा एजेंट होगा? न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, शिगेला हो सकता है, क्लियर, इस्टीरिया कोलाई, रोटावायरस, ठीक है, मतलब न्यूमरस ऑफ वायरस जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होस्ट कौन सा होगा? जो मेजरली हमारी कंसीडर करते हैं वो कौन से होंगे? बिलो 5 years ऑफ एज, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इन्वायरमेंट कौन सा जाएगा? अनहाइजीनिक कंडीशन, ठीक है, अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है, क्लियर, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल जाएगा? हमारे डायरिया को। क्या कॉज करेगा? डायरिया कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि कैसे स्प्रेड होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा, तो हमने देखो इन्वायरमेंट में क्या देखा? अनहाइजीनिक कंडीशंस। अब ये अनहाइजीनिक कंडीशन कोई भी हो सकती है, फूड को प्रिपेयर करते वक्त, ठीक है, या फूड को इंजेस्ट करते टाइम, ठीक है, जब हम फूड इंजेस्ट करेंगे, या फिर फूड प्रिपेयर और इंजेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो मेजरली क्या आएगा? जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है? हमारा फीको ओरल रूट। अगर हम इम्प्रॉपर सैनिटेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, इम्प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में खाना कुक करेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसको इंजेस्ट करेंगे, तो वो भी किसको स्प्रेड करेगा? हमारे डायरिया को, ठीक है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हम इसका, वो क्या आएगा? फीको ओरल रूट। किसकी वजह से? अनहाइजीनिक फूड प्रिपरेशन और इंजेक्शन की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट आ गया कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल मेजर्स के लिए जो सबसे पहले यूज किया जाता है वो सबसे पहले क्या है कि हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी। असेस क्या करना है कि डायरिया है तो किस कंडीशन का है? क्लियर। वाटरी है, ब्लडी है, प्रिसिस्टेंट है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के साथ है, तो सबसे पहले क्या आएगी उसकी? हमारी असेसमेंट। असेसमेंट फॉर टाइप क्लियरेंस, ठीक है, कि किस टाइप का डायरिया है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले असेसमेंट। उसके बाद में हम मूव होंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, मतलब ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को मूव होंगे, ठीक है। ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है? इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। सोडियम है, ठीक है, क्लोराइड, पोटाशियम, ग्लूकोज, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे? हमारी बॉडी में जाके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ठीक है, अब पोटाशियम रिलीज हो रहा है, कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है। अब अगर वाटर इजैकुएट हो रहा है बाहर, उसके साथ में जो सोडियम क्लोराइड है वो भी बाहर इजैकुएट होगा, आयंस का इम्बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। तो उस आयन के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखने के लिए कौन हेल्प करेगा? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या दे सकते हैं? एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, वो दे सकते हो, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, उसको हम दे सकते हैं। अगर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी काम नहीं कर रही, मतलब कोई ओरली नहीं ले पा रहा, ठीक है, तब हम किसको मूव होंगे? इंट्रावीनस हाइड्रेशन, ठीक है। इंट्रावीनस हाइड्रेशन मतलब इन्फ्यूजन दोगे उसको, ठीक है, रिंगर लैक्टेट है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन है, सॉल्यूशंस आप इंजेस्ट करोगे थ्रू द इंट्रावेनस, ठीक है, वीनस के थ्रू, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है हमारी बॉडी में उसको बैलेंस रख सके, और जो फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हो रहा है उस फ्लूइड की क्वांटिटी को, लेवल को हम मैच कर सकें। नेक्स्ट आएगा हमारा जिंक सप्लीमेंटेशन, ठीक है। जिंक सप्लीमेंटेशन क्या करेगा? जो पोटाशियम लॉस हो रहा है,
ठीक है, उसको बैलेंस रखने का काम करता है। ठीक है, इसलिए जो जिंक है वो क्या करेगा, जो डायरिया की सिवियरिटी है, ठीक है, उसको कम कर देगा। कैसे? बाय प्रिजर्विंग द पोटाशियम डैमेज। क्लियर? और पोटाशियम एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर सप्लाई है, ठीक है, जो पानी पी रहे हैं उसको आप क्लीन कर सकते हो। प्योर वाटर सप्लाई और क्लीन वाटर सप्लाई, ठीक है। हाइजीनिक कंडीशंस में जो कुकिंग है उसको कर सकते हो यूज। ठीक है, हाइजीनिक कंडीशंस में क्या होगा कि अगर आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग की टेक्निक यूज करोगे, जिस सराउंडिंग में खाना प्रिपेयर किया जा रहा है वो क्लीन होगा, तो ये जो वायरसेस हैं, ये जो बैक्टीरिया वायरसेस सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इन्वेजन के लिए कोई भी प्लेस नहीं मिलेगी। क्लियर? So these are the strategies or control measures to treat the diarrhea. Next, proceed towards the cholera. नेक्स्ट हमारी डिजीज टू बी डिस्कस को क्या है, कोलरा। कोलरा भी किस में आएगी, हमारी डायरियल डिजीज में। ठीक है, कि जो कोलरा के हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी कौन से जाएंगे, हमारे सिमिलर टू द डायरिया। ठीक है, अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको चाहिए डायरिया के, ठीक है, तो वो सिमिलर आएंगे। फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशंस आएंगे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी में आयरन बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राउजीनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, ठीक है, लेजीनेस आएगी, किसी भी काम को करने के लिए मतलब जो प्रेशर, जो एनर्जी चाहिए वो लॉस होगी। ठीक है, वो सारे क्लिनिकल फीचर्स किसके आएंगे, हमारे डायरिया के। क्लियर? नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द कॉलरा। कॉलरा भी हमारी क्या जाती है, सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच मे कॉज बाय द विब्रियो कॉलरे वायरस। ठीक है, और क्या होगा इसका कि ये जो हमारा कॉलरा है ये क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है। क्लियर? तो कॉलरा की अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा, कॉलरा इज defined as an infective condition of gastrointestinal tract or system caused by Vibrio cholerae and is waterborne disease। ठीक है, और कौन सी डिजीज जाएगी, ये वाटरबॉर्न डिजीज जाएगी ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर इंजेक्शन। अगर कोई कंडीशन जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करेगी तो वो कौन सी है, हमारी कॉलरा। क्लियर? अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कितने एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है, हमारे 3 एस्पेक्ट्स को। क्लियर? कौन कौन से एस्पेक्ट हैं वो, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ठीक है, एजेंट कौन सा है हमारा, विब्रियो कॉलरे। जो कॉजेटिव एजेंट है कॉलरा का वो क्या है, विब्रियो कॉलरे। और होस्ट कौन से आएंगे, जिनको वाटर सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रही। ठीक है, इसमें क्या आएगा, होस्ट में और एजेस क्या आ सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं, चिल्ड्रन, टीनेजर्स, एल्डर पीपल। ठीक है, कोई भी, बोथ जेंडर्स, बोथ आर इक्वली ससेप्टेबल। एनवायरनमेंट में क्या आएगा, कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे होता है, अगर स्लम्ड एरिया है, ठीक है, जहाँ पे वाटर सप्लाई जो प्योर नहीं मिलती, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं हमारे कॉलरा के स्प्रेड होने में। क्लियर? अब जो इंक्यूबेशन पीरियड जाएगा हमारा कॉलरा का, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना जाएगा इसका, few hours to 5 days। few hours to 5 days। हो सकता है कि मतलब अभी
विब्रियो कॉलरा एंटर किया बॉडी में, ठीक है। अब जो उसके साइन एंड सिम्टम हो सकता है कि वो 2 डेज में अपेयर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉलरा की वजह से साइन एंड सिम्टम अपेयर होगा वो क्या होंगे, हमारे पर्जिंग, ठीक है। परसिस्टेंट पर्जिंग मतलब डायरिया, ठीक है। डायरिया जो है वो अपेयर होगा किसमें, कॉलरा में, जो इसका क्या होगा, प्राइमरी सिम्टम होगा, ठीक है। उसके बाद मूव आउट होते होते कैसा चला जाएगा, डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, सनकन आइज हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हैंड और फीट है पेशेंट के वो अपेयरेंस देंगे वॉशरमैन अपेयरेंस। वॉशरमैन मतलब कि उनकी जो हाइड्रेशन है वो नहीं रहेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्किन टर्गेडिटी है हमारे हैंड और फीट की वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है, ड्राइनेस आ जाएगी। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है हमारा, few hours to 5 days। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द क्या आएगा, कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। अगर कंटामिनेटेड वाटर इंजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या है कि जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर सैनिटेशन है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या कॉज होगा, कॉलरा। क्लियर। अब बात करते हैं कॉलरा के कैरियर्स की। कैरियर क्या है, द पर्सन और एन एजेंट हु हार्बर्स दैट ऑर्गेनिज्म, जो उस ऑर्गेनिज्म को लॉजमेंट प्रोवाइड करेगा, हार्बर अपने अंदर रिजाइड करवाएगा, वो क्या है हमारा कैरियर, ठीक है। तो कॉलरा के कैरियर्स भी अलग अलग में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो अपना मतलब अभी माइल्ड कंडीशन में है, ठीक है, सीवियर कंडीशन उसकी लीड नहीं हुई, ठीक है, तो वो भी क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्प्रेड करने में। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, कन्वल्सेंट। कन्वल्सन पीरियड होता है रिकवरी का, ठीक है। तो कन्वल्सन में क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को जो एंटीबायोटिक थेरेपी है, क्लियर, अगर एंटीबायोटिक थेरेपी को हम अच्छे तरीके से प्रोसीड नहीं कर पा रहे, उसको ड्रग्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रिकवरी के बाद भी 1 to 2 वीक्स तक जो हमारे विब्रियो कॉलरा हैं उनको अपने फीसेस में एक्सक्रीट आउट करता रहेगा, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट इज द कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। कैरियर्स ऑफ कॉलरा। जो इसके कैरियर हैं वो मेजरली हम 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा, इंक्यूबेटरी। इंक्यूबेटरी कैरियर मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होगा, ठीक है, सिर्फ जब तक इंक्यूबेशन पीरियड है इसका सिर्फ तब तक रहेगा कैरियर, ठीक है। इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होगी मतलब 1 to 5 days। क्लियर। और नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट का क्या मतलब है कि आफ्टर द रिकवरी, ठीक है, रिकवरी के बाद भी जो पेशेंट होगा, पेशेंट हैज द पोटेंशियल टू एक्सक्रीट विब्रियो, ठीक है। ये कितने टाइम तक रहेगा, 1 to 2 वीक्स तक। और किसमें होगा, जिनमें एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो प्रॉपर नहीं दी गई, ठीक है, उनमें कौन सा जाएगा हमारा, कन्वल्सेंट। नेक्स्ट आता है हेल्दी कैरियर। हेल्दी कैरियर का मतलब कि जिसको इन्फेक्शन तो है, ठीक है, बट उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपेयर नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो भी क्या है, पोटेंशियल रखेगा कि अपनी फीसेस में वो विब्रियो को एक्सक्रीट कर पाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ कैरियर्स। नेक्स्ट आएगा हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या है, इसका प्राइमरी सिम्टम्स, ठीक है, प्राइमरी साइन
वो क्या आएगा हमारा, डायरिया। ठीक है, अब देखो डायरिया हो रहा है, डायरिया की वजह से क्या होगा, वाटरी कंटेंट लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, अब डिहाइड्रेशन हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सोडियम है, ग्लूकोज है, ठीक है, पोटासियम है, इनका लेवल क्या होगा, इम्बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो वो क्या कॉज करेंगे, ड्राउजीनेस, फेंटिंग हो सकती है, एनर्जी नहीं रहेगी, फटीग, मलेज हो सकता है। ठीक है, अब हमारी जो स्किन की टर्गिडिटी है, ठीक है, जो हाइड्रेशन है, अब डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से कि जो हमारी स्किन की टर्गिडिटी है, ठीक है, हाइड्रेटिंग इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ड्राई स्किन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सनकनाइज। सनकनाइज मतलब कि ये जो हमारी आई साइट है, ठीक है, आईज है, वो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे अंदर में धस गई है। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सनकनाइज का। और इसी ड्राई स्किन की वजह से जो पेशेंट है, ठीक है, उसके क्या हो जाएंगे, वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट। वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट मतलब कि जो हैंड और फीट है वो बिल्कुल ड्राई होंगे, बिल्कुल रफ होंगे। ठीक है, कोई हाइड्रेशन नहीं होगी। हाँ, जो हाइड्रेशन है वो कम होगी, स्किन टर्गिडिटी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी ड्राई होने की वजह से क्रैक्स बन जाएंगे। और वो किसकी अपीयरेंस देते हैं, वॉशरमैन धोबी के जैसे हाथ और पैर होते हैं ना एकदम। ठीक है, हाइड्रेशन जिसमें बहुत कम हो, सूखे ड्राईनेस होगी। ठीक है, वैसे क्रैक्स वाले हैंड और फीट की अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, वॉमिटिंग, फीवर, ड्राई माउथ। ठीक है, थर्स्ट रहेगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं है तो उससे प्यास जो है वो लगती रहेगी। नेक्स्ट आता है इसका कंट्रोल। अब अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, कि ये जो करियर है, ठीक है, किस टाइप का करियर है। ठीक है, डायग्नोस जो है वो क्लियर करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अगर हम कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, कंफर्मेटरी डायग्नोस। ठीक है, कंफर्मेटरी डायग्नोस का मतलब कि ये देखना है कि ये कॉलरा है या डायरिया। ठीक है, कंफर्मेटरी डायग्नोस होना चाहिए। नेक्स्ट, जो साइन एंड सिम्टम्स है वो प्रॉपर्ली